नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान। हरियाणा विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान। वोटिंग खत्म होने के बाद आज ही मतगणना का नतीजे होंगे घोषित। वोटिंग के लिए व्हील चेयर पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज। कांग्रेसियों के शिमला ट्रिप पर विज का तंज, बोले अपने विधायकों पर भरोसा नहीं, बांध बांध कर घुमा रहे। हरियाणा में गायब हुआ 35,000 क्विंटल धान। हैफेड के सीनियर मैनेजर गिरफ्तार। 70 करोड़ के फर्जीवाड़े में बड़ा एक्शन। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए आज मतदान हुआ है। मतदान हरियाणा विधानसभा में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ है। वोटिंग खत्म होने के बाद मतगणना की गई और आज ही नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 विधायक हैं और चुनाव में जीत के लिए कम से कम 31 वोट जरूरी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का एक उम्मीदवार और एक निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। इन 2 सीट पर भाजपा के संजय भाटिया, कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध और निर्दलीय उम्मीदवार सतीश नांदल चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा दूसरी सीट पर नांदल का समर्थन कर रही है। नांदल ने 2019 के विधानसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन वे हार गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मंत्री श्याम सिंह राणा समेत भाजपा के अन्य विधायकों ने सबसे पहले अपने मताधिकार का उपयोग किया। हरियाणा विधानसभा के 90 सदस्यों में से सत्ताधारी भाजपा के 48 विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के 2 विधायक हैं, जबकि 3 निर्दलीय विधायक हैं। हरियाणा से राज्यसभा में पहुंचने के लिए दोनों उम्मीदवारों में से प्रत्येक को 31 मतों की आवश्यकता है। हरियाणा में भाजपा सदस्य किरण चौधरी और रामचंद्र जागड़ा का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होने वाला है और उनके साथ ही यहां राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। वहीं हरियाणा भाजपा के पर्यवेक्षक डिप्टी सीएम गुजरात के हर्ष संघवी ने चुनाव में जीत की बात कही और विपक्ष पर भी हमला बोला। देखिए, सबसे पहले तो हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों की हालत देख के मुझे एक जनप्रतिनिधि के तौर पे बहुत ही दुख हो रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को बांधा रखा गया, उनको बंद कमरों में रखा गया और कई विधायकों के साथ जिस प्रकार का सुलूक किया गया, ये जो बातें जो आपकी चैनलों के माध्यम से बाहर आ रही है, एक जनप्रतिनिधि के तौर से ख़ास तौर पे ये चीज़ें देखी नहीं जा सकती। एक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नेतृत्व करते हैं और पार्टी के इतने सालों तक साथ में काम करने के बाद भी इस प्रकार का अविश्वास, इस प्रकार का अमानवीय व्यवहार उनके साथ यही बयां करती है कि कांग्रेस की हालत वो देश भर के अन्य राज्यों में भी जिस प्रकार की है, उससे भी बदतर हालत हरियाणा में देखी जा रही है। मैं जब देख रहा था बाहर के राज्य से नेताओं को अंदर वोट कौन कर रहे हैं वो चेक करने भेजना पड़े, ये तो बहुत ही बदतर हालत है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और साथ में जिस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूँ, जिस प्रकार का लोगों के अंदर, विधायकों के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी को लेके जो नाराज़गी है, वो नाराज़गी भी बाहर आ रही है और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी अपने आप में बहुत ही अच्छी मार्जिन से जीतेंगे, ये तय दिख रहा है। आज राज्यसभा चुनाव को लेकर 2 सीटों पर वोटिंग का दिन है और वोटिंग के लिए कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी अपने निवास से व्हील चेयर पर निकले। दरअसल पिछले काफी समय से मंत्री अनिल विज के पैरों में प्लास्टर होने की वजह से विज अपने घर पर ही थे और आज वोटिंग के लिए वे निकले। और इस बारे में जब विज से बात की गई तो मंत्री अनिल विज ने दोनों सीटों पर जीतने का दावा करते हुए कहा कि वोट डालने तो जाना ही है, चाहे वे स्ट्रेचर पर जाए या फिर व्हील चेयर पर। वहीं मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिस तरह हुड्डा साहब ने अपने विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, इसका साफ मतलब यही है कि उन्हें डर था, जिसकी वजह से हुड्डा साहब सभी को बांध कर घूम रहे हैं। हालांकि मैं 1 महीने से मेरे पैरों में दोनों में फ्रैक्चर हुआ है, मैं घर पे था, लेकिन वोट डालने तो जाना है। व्हील चेयर पे जाऊँ चाहे स्ट्रेचर पे जाऊँ, वोट डालने तो जरूर जाऊँगा।
हुड्डा साहब ने अपने 31 के 31 विधायकों को कुफरी भेजा हुआ था, क्या उनको खतरा था इस चीज़ में? नहीं, उनको विश्वास नहीं है अपने विधायकों पर, इसीलिए वो उनको बांध के घूम रहे हैं। 2 सीटें अभी सब कितनी, क्या मान रहे हैं आप? 2 हैं, दोनों जीतेंगे। मोहर है? हाँ, पक्की मोहर। यमुनानगर में खरीफ सीजन में सामने आए करीब 70 करोड़ रुपए के धान घोटाले में एसआईटी ने हैफेड के सीनियर मैनेजर शैलेंद्र को तेजली स्टेडियम के पास से गिरफ्तार कर लिया है। शैलेंद्र के पास प्रतापनगर और रंजीतपुर क्षेत्र का प्रभार था। इन क्षेत्रों में धान के स्टॉक और रिकॉर्ड में भारी गड़बड़ी मिली है और इसी आधार पर कार्रवाई की गई है। आरोपी से पूछताछ जारी है। मामले का खुलासा 13 नवंबर को हुआ था। उस दिन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक ने छछरौली निवासी संदीप सिंगला के प्रतापनगर राइस मिल का निरीक्षण किया था और यहां एक ही परिसर में 4 मिल चल रहे थे और जांच में करीब 42 करोड़ रुपए का धान। इसके बाद रंजीतपुर के 2 और छछरौली के एक राइस मिल की भी जांच की गई। वहां भी धान के स्टॉक और रिकॉर्ड भी गंभीर विसंगतियां मिली। सिंगला के 7 मिल में घोटाले की राशि 70 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इस धान पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और हैफेड के अधिकारियों ने दावा किया था। पुलिस ने जांच के दौरान संदीप सिंगला के राइस मिलों से कई दस्तावेज कब्जे में किए। एसआईटी और चौगादी डीएसपी राजीव मिगलानी ने बताया कि आरोपित को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और जांच में जिसका भी नाम आएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में पिछले 10 वर्षों के दौरान 1017 अवैध कॉलोनियां विकसित होने का बड़ा खुलासा हुआ है। ये जानकारी हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की रिपोर्ट में सामने आई है। यह रिपोर्ट पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर तैयार की गई है। उसे जल्द ही कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। दरअसल गुरुग्राम निवासी अशोक मुंजाल ने प्रदेश में तेजी से बस रही अवैध कॉलोनियों को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो को प्रदेश में विकसित हुई अवैध कॉलोनियों को विस्तृत डाटा तैयार करने के निर्देश दिए थे। इसी आदेश के तहत फरीदाबाद समेत अन्य जिलों को आंकड़ा जुटाया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो के एसपी अनिल यादव ने बताया कि हाईकोर्ट ने उन अधिकारियों के नामों की सूची भी मांगी है जिनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध कॉलोनियां विकसित हुई हैं। हालांकि संबंधित विभागों की ओर से अभी तक इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है। एसीबी की ओर से इस मामले में 2 बार रिमाइंडर भी भेजा जा चुका है। रोहतक स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने लाखनमाचा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एक कार से 1 किलो 123 ग्राम चरस बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक एसपी रोहतक के एएसआई गुणपाल अपनी टीम के साथ लाखनमाचा चौक पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान एक मुखबिर ने सूचना दी कि चांदी गांव निवासी राकेश उर्फ राजेश जींद रोहतक रोड पर चाय का खोखा चलाता है और अपनी सफेद रंग की स्विफ्ट कार में नशीला पदार्थ रखकर अवैध रूप से बेचने का काम कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने जींद रोहतक रोड स्थित जय श्री राम खोखा के पास छापा मारा और वहां पर एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार के पास खड़े व्यक्ति को काबू कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपनी पहचान गांव चांदी के राकेश उर्फ राजेश हाल लाखन माजरा के रूप में बताई। इसके बाद डीएसपी में हम ऋषभ सोडी को मौके पर बुलाया गया और उनकी मौजूदगी में कार की तलाशी लेने पर डैशबोर्ड से एक सफेद थैली बरामद हुई। इसमें टेप से लिपटे 2 बंडल मिले। जांच करने पर इसमें चरस पाई गई जिसका वजन 1 किलो 123 ग्राम निकला। पुलिस ने चरस पैकिंग सामग्री और कार को कब्जे में लेकर आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच जारी है। यमुनानगर के शिवनगर के पास देर रात चली तेज आंधी के कारण 66 केवी बिजली लाइन टूटकर रेलवे की हाईटेंशन ओएचई लाइन पर गिर गई जिससे तेज धमाका हुआ और अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर ट्रेनों का संचालन बाधित हो गया। सुरक्षा के लिहाज से रेलवे ने ओएचई और बिजली निगम ने 66 केवी लाइन पर बिजली आपूर्ति बंद कर दी। करीब 1.5 घंटे तक रेल यातायात प्रभावित रहा। अंबाला और सहारनपुर स्टेशन से आने वाली ट्रेनों को रोक दिया गया जबकि कुछ ट्रेनें बीच रास्ते में भी खड़ी करनी पड़ी। अमृतसर बिलासपुर छत्तीसगढ़ अमृतसर मुंबई गोल्डन टेम्पल मेल सहित कई ट्रेनें देरी से चली और अचानक ट्रेनें रुकने और उनकी देरी से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना रात करीब 11:15 बजे की बताई जा रही है और बिजली लाइन गिरने से रेलवे की ओवरहेड लाइन में फॉल्ट आ गया और टूटकर गिरी हाईटेंशन लाइन के कारण पास के 2 घरों में लगे बिजली मीटर और कई उपकरण भी जल गए। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बीजेपी ने अपने सिंबल पर केवल एक ही उम्मीदवार खड़ा किया है। एक उम्मीदवार कांग्रेस ने खड़ा किया है, एक उम्मीदवार आजाद खड़ा है। उसमें जो विधायक है उन्होंने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। मनोहर लाल ने कहा कि इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार संजय भाटिया उनकी जीत निश्चित है। बाकी मुकाबला उन 2 उम्मीदवारों में है। उन्होंने कहा कि आजाद उम्मीदवार अपने तरीके से ताकत लगाए हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील की है। वहीं एलपीजी गैस के मामले को लेकर भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुझे जानकारी
जानकारी मिली है कि गैस के जो बड़े शिप रुके हुए थे वे वहां से निकल चुके हैं और कल तक यहां पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस की कोई भी कठिनाइयां नहीं आने वाली है और फिर भी इस प्रकार की अगर कोई दिक्कत आएगी तो सौर ऊर्जा के नाते पावर की जो उपयोगिता जहाँ गैस और डीजल पेट्रोल की जगह उतना हम करेंगे। हमारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। देखिए, बीजेपी ने अपने सिंबल पर एक ही कैंडिडेट खड़ा किया हुआ है और बाकी एक कैंडिडेट कांग्रेस और स्वाभाविक उन्होंने खड़ा किया है, एक इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ है। इसमें जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उन विधायकों ने ही अपनी अंतरात्मा की आवाज से वोट देना है। इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैंडिडेट यानी संजय भाटिया जी, उनकी जीत सुनिश्चित है। बाकी मुकाबला उन दो कैंडिडेट्स में है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अपने तरीके से जोर लगाए हुए हैं। उन्होंने सब लोगों से अपील की है। मुझे लगता है कि हम क्योंकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारा सपोर्टेड कैंडिडेट जो है उसको जीत होनी चाहिए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। पहले भी कई बार देखा गया है, एक बार शाही कांड हुआ जब सुभाष चंद्रा जीते, इसके बाद भर्ती मुड़ गई, कार्तिकेय शर्मा जीत गए। क्या इस बार भी ऐसा कुछ? हमने अपने जो एक्स्ट्रा वोट्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। इस सपोर्ट करने के बाद किसने क्या करना है, किसकी क्या किस्मत है, ये वो जाने, उनका काम है। शिमला पहुंच रहे हैं कांग्रेस। मुझे लगता है मौसम खराब हो गया, पता नहीं शायद वापस ना लौट पाए। आज इंटरव्यू लिया है सर महिलाओं के, कुछ उनके लिए रहेगा योजना के तहत? सर 5 राज्यों के चुनावों की आज घोषणा होनी है, इसमें पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल, इन 5 राज्यों के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग उस सारी की तैयारी अपनी कर रहे हैं, तो जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो सब पार्टियों के हिसाब से हम भी भारतीय जनता पार्टी के नाते और एनडीए के नाते इन सब 5 राज्यों में अपना काम कर रहे हैं और अधिकांश सीटें जो है वो एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नाते से आएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पानीपत में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक को पहले घर से बुलाया और फिर बर्फ तोड़ने वाले सुए से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में युवक की हत्या हो गई। मृतक की पहचान विशाल उर्फ 21 साल के तौर पर हुई है और युवक का शव सोमवार को 13 से 17 थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर एक खंडर में मिला। विजयनगर कॉलोनी के रामपीर ने बताया कि उनका भतीजा विशाल मजदूरी करता था और रविवार सुबह 8 बजे वह घर से निकल गया था और शाम को एक युवक ने घर आकर बताया कि विशाल की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद परिजनों ने तुरंत प्रभाव से इसकी सूचना पुलिस को दी। रात भर पुलिस पर विशाल की तलाश करती रही और सोमवार सुबह करीब 9:30 बजे खंडर में विशाल का शव मिला। परिजनों ने बताया कि बर्फ तोड़ने वाले सुए से हमला कर विशाल की हत्या की गई है। युवक की गर्दन, छाती और पांव में 10 से 12 वार किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। निसिंग के सामरी रोड स्थित शहीद प्रवेश गैस सर्विस पर सोमवार को गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और सुबह से ही एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गई, जो सड़क तक पहुंच गई। हालात ऐसे बने कि सड़क पर जाम लग गया और वाहनों की रफ्तार थम गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और काफी देर की मुशक्कत के बाद यातायात को सुचारू करवाया गया। एजेंसी के मैनेजर आत्म शर्मा ने बताया कि इन दिनों सामान्य से ज्यादा लोग सिलेंडर लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो उपभोक्ता पहले 3 महीने में सिलेंडर लेते थे वो भी अब जल्दबाजी में लाइन में लग रहे हैं। वहीं कई ऐसे उपभोक्ता भी पहुंच रहे हैं जिन्होंने 1 साल से सिलेंडर नहीं भरवाया, उनकी कॉपी बंद हो चुकी है। ऐसे उपभोक्ताओं की ई-KYC पर फाइल आगे भेजी जा रही है ताकि उनकी कॉपी दोबारा चालू हो सके। मैनेजर ने स्पष्ट किया कि गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और एजेंसी की ओर से गांव-गांव में भी गाड़ियों के माध्यम से सिलेंडर की सप्लाई की जा रही है। बुकिंग करा के OTP लेट आ रहा है, गैस आ रही है। लोगों का क्या है, थोड़ा अफवाह पे जाके कि गैस नहीं मिलेगी। तो 3 महीने में जो बंदा भरा था उपभोक्ता, तो ये अब 1 महीने में खड़ा है। जो 6 साल से आया नहीं था वो अपनी कापी चालू कराने के लिए लाइन में खड़ा है कि मैंने मेरी कापी बंद हो गई, चालू करो। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, बाकी गैस आ रही है और मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिसने 1 साल से ज़्यादा सिलेंडर नहीं भरवाया वो भी अब लाइन में लगा हुआ है। जिसने 1 साल हो गई है वो डीएक्टिवेट हो गए, कनेक्शन बंद हो गए हैं, उनकी ई-KYC करके आगे रिक्वेस्ट भेजी जा रही है कंपनी को, भाई एक उपभोक्ता आया इसको दोबारा से चालू करो, फिर उनको गैस दीजिए। आपकी गाड़ी हर गांव-गांव में जा रही है, लोग सिलेंडर गांव में भी ले रहे हैं, तो कहीं ऐसी कोई गाँव में रोज जा रही है, सप्लाई गाँव में आ रही है। थोड़ा सा अभी प्रशासन ने भी कहा थोड़ा सा भीड़ हो रही है तो गाँव में थोड़ा कम भेजें। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।